अस्सलाम वालेकुम जी। नॉर्मली इस तरह की वीडियोस के ऊपर हम कोई कमेंट किया नहीं करते या इस तरह के मामलात के ऊपर, क्योंकि वो थोड़ा सा वो ग्रेसफुल नहीं लगता। लेकिन इस मामले को हम इसलिए लेने लगे हैं अपने हाथ के अंदर, या उसके ऊपर हम तबसरा राय करने लगे हैं कि उसके अंदर माली मामलात आ गए हैं। और चूँकि करेंसी की स्मगलिंग का मामला है, तो वो इसलिए इसके ऊपर जो टेक्निकल इश्यूज़ हैं उनके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी था। इसलिए हमने कहा जी इस वीडियो को आपको भी दिखाएं और हम भी देखेंगे। वीडियो बुनियादी तौर पे स्नैक वीडियो के ऊपर अपलोड की गई है। स्नैक वीडियो शॉर्ट वीडियोस का वो सॉफ्टवेयर है या वो ऐप है, ऐप है जी, ऐप है जिसके ऊपर लोग अपनी छोटी छोटी वीडियोस बना के अपलोड करते हैं। जो टिकटॉक का कंपेटिटर है जी। और अगर आपको मैं याद दिलाता चलूँ तो पाकिस्तान में इसकी आमद इस तरह हुई थी कि पहले सिंध हाई कोर्ट ने टिकटॉक के ऊपर पाबंदी लगा दी और कुछ दिनों के लिए पाबंदी रही, और उन दिनों स्नैक वीडियो को मौका मिला कि वो अपने आप को मार्केट करे और मार्केट करे और मार्केट करे और लोगों तक पहुंच जाए। फिर उसके बाद वफाकी हुकूमत ने कहा कि सिंध हाई कोर्ट कैसे पाबंदी लगा सकता है। तो फिर वफाकी हुकूमत को जाके तो जनाब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने पीटीए की सरपरस्ती में जाके उसको आंखें दिखाई, तो सिंध हाई कोर्ट ने वो नोटिस वेकेट कर दिया और फिर वफाकी हुकूमत ने इसके ऊपर पाबंदी लगाई। बुनियादी तौर पे मसला ये था कि टिकटॉक ने लॉन्च होना था पाकिस्तान, स्नैक वीडियो ने लॉन्च होना था पाकिस्तान में, तो उन्होंने पैसे पकड़ा दिए वहाँ पे कराची में कि जनाब ज़रा टिकटॉक बंद करो, हमारा ज़रा टॉर्च, हम ज़रा फैल जाए ना बुराई की तरह। तो जब पता चला वफाक में कि वो फट गए, तो उन्होंने फिर पहले वहाँ से पाबंदी उठवाई। फिर वफाक ने पूरे पाकिस्तान में टिकटॉक के ऊपर पाबंदी लगाई। वो फिर टिकटॉक वाले जो थे वो चूँकि चीनी है, चाइनीज़ है, तो फिर चाइनीज़ ने भी इस पर एहतजाज किया। लेकिन वो काफ़ी दिन तक हमने टिकटॉक को बंद रखा ताकि स्नैक वीडियो जो है वो तरक्की कर जाए। यूँ हम कह सकते हैं कि ये जो स्नैक वीडियो है ये हरीम शाह के ससुराल की होती है, ठीक है, हम कह सकते हैं। हाँ, ज़रा लाइट उसके अंदर। अब पहले ये आप वीडियो मुलाहिज़ा फरमा लें जो कि उस पर हुई है, और उसके बाद जो है वो हम आपको इसके दूसरे पहलुओं पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस। फर्स्ट टाइम मुझे एक्सपीरियंस हुआ क्योंकि फर्स्ट टाइम पाकिस्तान से मैं हैवी अमाउंट लेकर यूके आ रही थी, लंदन आ रही थी, और पाकिस्तानी पैसे की कोई वक़्त नहीं है जिससे ना पासपोर्ट की ना पैसे की किसी भी चीज की। आप करोड़ों में क्या हजारों में चेंज करवाओ, और जब आपके हाथ में आते तो जब यूरो में आप कन्वर्ट करवाते हो या डॉलर में, तो आपको बहुत ही दुख होता है कि हम कब हुकूमत ने तो हमसे प्रॉमिस किया था करेंसी को ऊपर ले जाएंगे, पासपोर्ट को ऊपर ले जाएंगे, बट कुछ नहीं कर सके, जस्ट बातें ही कर सके। और बातें भी ऐसी किस दफा जो मरी के हालात थे, और मरी में जो लोगों के साथ हुआ। यूके में इतनी ठंड है और इतनी वो है, लेकिन यहाँ पे तो कभी सर्दी से कोई नहीं मरा, लेकिन मरी में थोड़ी सी बारिश और वो बर्फ हुई और लोगों ने की मौत वाकई। अल्लाह ताला हम सबको जन्नत में आना मकाम अता फरमाए। तो हाँ, कहना मैं ये चाह रही थी कि अमाउंट लाते वक्त थोड़ा ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपको पकड़ लेते हैं। मुझे तो किसी ने कुछ नहीं कहा, आपको पता है, और कह भी नहीं सकते। मैं तो बहुत इजीली सेफ तरीके से आ गई थी, लेकिन पाकिस्तान का जो कानून है वो गरीब को ज्यादा वो करते हैं। तो जितने भी मतलब वो हैं वो इस बात का ख्याल रखिएगा। जी, वीडियो देख लिया आपने। इसके अंदर हरीम शाह साहबा ने तकरीबन कोई 1 लाख पाउंड जो हैं वो लेके गई हैं। तकरीबन 2.5 करोड़ रुपया बनता है ये, और जो वो बता रही हैं कि वो बड़ी आसानी से लेके चली गई हैं। पाकिस्तान के अंदर जो है आम अफराद जो हैं वो करेंसी एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। पहले आप ये समझ लीजिए कि करेंसी के कारोबार के अंदर ये जो हमारे करेंसी डीलर होते हैं, ये जब लोग पाकिस्तान से बाहर से आते हैं, उनके पास दीगर करेंसियाँ होती हैं, जिसके अंदर पाउंड हो सकता है, जिसके अंदर यूरो हो सकता है, जिसके अंदर वो जिस मुल्क से आए हैं, पाउंड स्टर्लिंग वाले मुल्क से आए हैं तो पाउंड स्टर्लिंग होगा। अगर यूरोप के किसी मुल्क से आए हैं तो हो सकता है उस यूरोप के मुल्क की अपनी करेंसी हो या फिर यूरो हो उनके पास। इंडिया से लोग आते हैं, अब तो खैर बहुत कम आते हैं, लेकिन इंडियन रुपी होता है, तो वो जाके उसको इनकैश करते हैं करेंसी डीलर के पास। करेंसी डीलर उनसे वो करेंसी ले लेता है और उसके एवज उनको पाक रुपी दे देता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है उस अपने जो उनके मॉनिटरी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं करेंसी को, जिसके बुनियाद के ऊपर वो ओपन मार्केट को या करेंसी एक्सचेंजेस को रेगुलेट करते हैं, वो कहते हैं कि आप हमें सिर्फ डॉलर सप्लाई करेंगे।
बाकी करेंसी के लिए वो उनको एक लेटर जारी करते हैं, उनको अथराइज लेटर जारी करते हैं या लाइसेंस देते हैं। उस लाइसेंस के तहत वो करेंसी डीलर जो है वो इस बात का पाबंद है कि वो डिक्लेयर करे कि आज उसने इतने पाउंड ख़रीदे, इतने यूरो ख़रीदे, इतने रिंगट ख़रीदे, इतने इंडियन रुपीज़ ख़रीदे, इतने अफ़गानी ख़रीदे, और उन अफ़गानी करेंसीज़ को वो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करे। एक्सपोर्ट करे का मतलब है कि उसको दुबई लेके जाता है और वहाँ पे वो उन करेंसियों को बेच के, जहाँ पे उनका अच्छा रेट मिल जाता है, तो वो उसके एवज़ डॉलर ख़रीद के पाकिस्तान ले आता है। ये तो वो तरीक़ाकार है जो कानून में लिखा हुआ है। ये मैंने आपको वो तरीक़ाकार बताया जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने लिख के दिया हुआ है। लेकिन होता क्या, ये नोट बाहर जाते हैं और फिर बाहर ही चले जाते हैं। जिस तरह वो यहाँ पे एक फ्रॉड हुआ था ना B4U, और B4U से पहले हुआ था एक, हाँ, वो ऑयल था, कोई लसानी ऑयल का जो मालिक था वो तकरीबन उसने कोई 112 अरब रुपए की दिहाड़ी लगाई थी, तो 50 करोड़ रुपया लगा के तो उसकी बेल हो गई। तो बेल हो गई तो उसने कहा जी मैंने बहरीन जाना है किसी काम से, और फिर बहरीन गया और फिर परा से परा ही टुट गया, वापस ही नहीं आया। इसी तरह ये जो डॉलर होते हैं ये परे से परा चले जाते हैं, कहीं अमेरिका चले जाते हैं किसी के अकाउंट में, कहीं कनाडा चले जाते हैं, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड चले जाते हैं, और वहाँ पे जाके तो मुख्तलिफ लोगों के बेनामी अकाउंटों के अंदर ये लैंड कर जाते हैं। ये होता है एक्चुअली। तो वो जो शख्स होता है, ये जो शख्सियानी होती है, वो बड़ा कीमती होता है, जो करेंसी डीलर से यहाँ से वो नोट पिक करता है और पिक करके बैरून मुल्क लेकर जाता है। ये लीगल तरीके से जाता है। लेकिन अगर उसके पास ऑथराइजेशन लेटर नहीं है उस करेंसी एक्सचेंज का, जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से ऑथराइज है, तो इसे फिर करेंसी की स्मगलिंग समझा जाता है। FATF के ज़ेर असर है दुबई भी, वो भी आ गया उस लिस्ट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके अंदर हम पहले से हैं। और FATF के वजह से उसने भी कुछ पाबंदियाँ लगा रखी हैं। हरीम शाह ने ये जो खुदकुश हमला किया, ये वीडियो लॉन्च करके, उन्होंने ना सिर्फ के पाकिस्तान पे किया है बल्कि उन्होंने UAE के ऊपर भी ये खुदकुश हमला किया है, क्योंकि इस बात से ये बात इस्टेब्लिश हो गई कि जो FATF की तरफ से दुबई को कहा गया है कि पहन बंदे के पुत्र बन जाओ, ये जो करेंसी की आमद जामद है इसको नोट किया करो और चेक किया करो कौन कितने पैसे लेके आ रहा है। उसने उनको भी बेनकाब कर दिया है। हमारे तो यहाँ पे हरीम शाह के तल्लुकात हैं डब्बा पीर के साथ, जनाबे शाह महमूद कुरैशी के पास, पता नहीं उत्थे केड़ा कुरैशी है जे जिसकी वजह से उसको चेक नहीं किया गया, और बड़े फ़ख्र से बता रही हैं कि मुझे तो किसी ने चेक नहीं किया। तो उसको चेक इसलिए नहीं किया कि उनको वो कैरियर समझा गया। इस तरह का एक और कैरियर भी है, अगर मैं आपको याद दिलाता चलूँ, ईमान अली साहिबा होती थी, ठीक है, जरदारी साहब के आखिरी दिन थे, और जरदारी साहब के यारे गार राइट हैंड खुशनूद अली खान ने ये भांडा फोड़ा था कि वो जरदारी के पैसे लेके जा रही थी। लेकिन ईमान अली को जो जानते हैं वो भी ईमान अली शाह ही थी। वैसे ईमान अली को जो इस्लामाबाद के अंदर जो जानते हैं, वो इस्लामाबाद पिंडी की एक सोसाइटी गर्ल हैं, और जो हैं वो गर्ल थी उस वक्त, और बहुत सारी ऐसी महाफिल के अंदर उनको इनवाइट किया जाता था जहाँ पे बज़ाहिर उनका जाना नहीं बनता था मेरिट के ऊपर, लेकिन वो जाया करती थी अपनी ख़ास खसूसियात की वजह से, और इसीलिए उनका वो डॉलर गर्ल वाला गाना भी किसी ने रिकॉर्ड कर दिया था तरस खा के उनके ऊपर। लेकिन ईमान अली साहिबा जो हैं वो उनके बारे में कहा जाता है कि वो कैरियर थी। ये जो डॉलर्स लेके या अदर देन डॉलर्स करेंसीज लेके दुबई जाते हैं, इनको कैरियर्स कहा जाता है। तो ये कैरियर्स का बड़ा प्रोटोकॉल होता है, और ख़ासतौर पे जो ख़वातीन लेके जाती हैं ना, इनको चूँकि थोड़ा सा वो सॉफ्ट नज़र से देखा जाता है, तो इसलिए ये वहाँ पे जाके अपनी दूसरी सरगर्मियाँ भी परफॉर्म कराती हैं। आने जाने का टिकट जो है वो जिसने पैसे भेजने होते हैं वो स्पॉन्सर कर देता है। तो यूँ ये गुलशन का कारोबार चलता रहता है। अब मौसूफ़ा जो हैं वो वहाँ पे एज ए कैरियर गई हैं, क्योंकि इतनी रकम जो है स्कैनर में से निकल नहीं सकती। वो किसकी कैरियर हैं ये तो मार्केट में घुसें तो 1-2 घंटे में पता चल ही जाएगा कि ये किसकी करेंसी लेके जाती है। लेकिन इससे पाकिस्तान को तो कोई नुकसान हुआ है कि ये नहीं हुआ, दुबई वालों का रगड़ा निकल सकता है अगर किसी की नज़र पड़ गई तो। और वैसे भी हरीम शाह के बहुत फॉलोअर्स हैं, और किसी ना किसी की नज़र तो पड़ ही जानी है इसके ऊपर। टेक्निकल उसका एस्पेक्ट यही है कि हरीम शाह साहिबा जो हैं, ये रकम जो है अगर तो किसी करेंसी डीलर्स की लेके गई हैं तो ये लीगल है, और अगर वो किसी करेंसी डीलर की रकम नहीं है तो ये करेंसी स्मगलिंग है। तो ना सिर्फ कि उन्होंने ये व्लॉग करके या ये वीडियो अपलोड करके स्नैक वीडियो के ऊपर ना सिर्फ कि अपना रगड़ा निकाला है या अपना बेड़ा गर्क किया है,
अगर कोई शख्स पाकिस्तान में से, यूएई में से या किसी और मुल्क में से उठ के इस वीडियो को बुनियाद बनाकर इंटरपोल को कम्युनिकेट कर देता है, तो ना सिर्फ कि यूएई में उनका रगड़ा निकल सकता है, बल्कि पाकिस्तान में भी उनका हाल जो है वो ईमान अली जैसा हो सकता है। और आपको पता है कि फिर ईमान अली जो हैं पुलिस की कस्टडी में रही थी, और उन पे क्या क्या कैमरे नहीं वजे थे हैं, और उन पे क्या क्या जो प्रोग्राम जो थे उनके अंदर मिमिक्रीज नहीं हुई थी, वो आपको अच्छी तरह याद है। तो उन दिनों बाय द वे जरदारी साहब के आखिरी दिन थे जिन दिनों उनके खिलाफ ये स्कैंडल बनाया गया था। तो क्या इमरान खान के आखिरी दिन आ गए? नहीं, अगर आखिरी दिन होते तो फिर हरीम शाह पकड़ी जाती। ये तो सुल्तानी गवाह बनना है इसने किसी न किसी केस के अंदर, तो हरीम शाह पकड़ी जाती। और अगर आखिरी दिन होते, तो अगर आखिरी दिन नहीं है तो फिर हमारे उन दोस्तों का क्या बनेगा जो रोज़ाना ये बता के सोचते हैं कि एक सफ़ा फट गया, तल्लुकात अच्छे नहीं रह गए, और अपोजिशन से सिपा सलार जो हैं वो मुलाकातें करते फिर रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।